हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का लेसन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड एज पावर शेयरिंग। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का आपको एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात यह आती है कि पावर शेयरिंग मतलब होता है कि पावर को शेयर करना। अब आप पावर को शेयर कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब होता है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि हमारे पास में लॉ बनाने वाली बॉडी है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है। फिर एक जुडिशरी होता है जो जजमेंट देता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पावर को शेयर करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, है ना। इसके अलावा हम लोग कम्युनिटीज़ के बीच में भी पावर को शेयर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी पावर शेयर करते हैं। इस तरीके से इन सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं दोस्तों। और ये चीज़ हम समझेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ के माध्यम से, जिसका रियल लाइफ कनेक्शन है। और ये हम दो कंट्रीज से समझेंगे जिसका नाम है बेल्जियम और श्रीलंका, है ना। तो हम देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग के माध्यम से पीस एंड हार्मोनी आता है, वहीं श्रीलंका में उन लोग पावर शेयरिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में दोस्तों सिविल वॉर हो जाता है। इसके बाद हम लास्ट में समझेंगे कि दो जो रीजंस हैं पावर शेयरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है प्रूडेंशियल और मोरल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो हम समझने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे टाइप्स या फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टाइप के पावर शेयरिंग को हम लोग समझने वाले हैं। और जो लास्ट पार्ट होगा उसमें दोस्तों हम लोग समझेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को समझने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में, है ना, जो भी चीज़ें यहाँ पर हम समझने वाले हैं आपको विजिबल होता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई पावर शेयरिंग होता क्या है ना। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हम पावर को शेयर कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के बीच में, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के बीच में, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, है ना। तो इसी को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट क्लास में हमने समझा था ये वाला बात कि डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो बिना पावर शेयरिंग का पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि वी नोटेड लास्ट ईयर दैट इन अ डेमोक्रेसी ऑल पावर्स डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि एक गवर्नमेंट के पास सभी अधिकार नहीं हो सकता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, है ना। जैसे हम चाइना में देखते हैं, वहाँ पर का एक पॉलिटिकल पार्टी, एक गवर्नमेंट पूरे अधिकार रखता है। गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स को बिल्कुल भी कोई राइट्स नहीं देता। तो ऐसे हम सिस्टम को, चाइना के सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कह ही नहीं सकते, है ना। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा था, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि हम डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर को शेयर करते हैं, जैसे कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी है ना, उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, उसको हम कहते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव। और अगर मान लीजिए कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उस पर हमें अगर जजमेंट देना है तो उसके लिए हम जाते हैं जुडिशरी के पास में। तो इस तरीके से हमने पावर को एक इंस्टीट्यूशन को ना देकर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को शेयर किया है। इसके बारे में हम और भी बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों आने वाले टॉपिक में, जब हम लोग टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग समझेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गुड़िया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो एक क्वेश्चन कर रही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आप इनके बोर्ड में भी देख सकते हैं, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। क्या लिखा है इन्होंने? शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर, है ना। तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड। अब इनका क्वेश्चन ये है, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग दी कंट्री। वाई डू वी स्टार्ट, यहाँ पर देखिएगा, वाई डू वी स्टार्ट बाई टॉकिंग ऑफ दिस। तो हम ऐसा सिस्टम क्यों अपनाएं जहां पर हम अपने देश को ही कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हम पावर को शेयर कर रहे हैं। पावर को शेयर कर रहे हैं मतलब सभी का पावर कम हो गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों।
अगर पावर किसी एक पर्सन के पास में रहेगा तो वो एक पर्सन ही सिर्फ स्ट्रांग रहेगा, बाकी लोग कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर वो एक स्ट्रांग पर्सन बाकियों का एक्सप्लॉइटेशन करे तो बाकी लोग रिटर्न में कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, है ना। तो इसीलिए अगर आपको पूरे देश को मजबूत बनाना है तो पूरे देश में रहने वाले लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा, और उसके लिए पावर को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे देश में पावर को शेयर करना। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पावर को शेयर करते हैं तो जो आसपास के जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। और चूंकि हमारे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रह पाएंगे, और हमारे बीच का जो एक सोशल डिफरेंसेस होता है, एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। सोशल हार्मोनी और ब्रदरहुड प्रिवेल करेगा दोस्तों। तो इसलिए भी पावर शेयरिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस बच्ची का जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये दोस्तों बेल्जियम का मैप है। किसका मैप है? ये बेल्जियम का मैप है। बेल्जियम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके। और दूसरा देश है दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका के बारे में भी बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दी बेल्जियम। अब यहाँ पर बेल्जियम का आपको मैप दिखाई दे रहा है। बेल्जियम जैसे आप यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यूरोप में यहाँ पर आप देखेंगे यूरोप में एक छोटा सा देश है ये वाला, है ना। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बेल्जियम। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। और यहाँ पर देखिए इसको हाईलाइट करके बताया गया है ना। ये बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये यहाँ का कैपिटल है जिसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यहाँ पर बुक में बताया गया है कि जो हमारा हरियाणा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा जो हमारे भारत का एक स्टेट है वो बेल्जियम से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि बेल्जियम जो है वो काफ़ी छोटा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्जियम का एरिया और हरियाणा का एरिया मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हरियाणा बेल्जियम से काफ़ी बड़ा है, एज वेल एज बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है ना वो भी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जबकि हरियाणा का पॉपुलेशन 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना, बेल्जियम का जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 1 करोड़ के आसपास है दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, है ना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? ब्रसेल्स। और ये ब्रसेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये छोटा सा देश है लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जो सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलाकर बना है। पहले उसमें 28 देश हुआ करते थे, लेकिन अभी वहाँ पर 27 कंट्रीज़ है। ये देख सकते हैं आप यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन का दोस्तों ये फ्लैग है। ओके, तो अभी 27 देश हैं, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पहले हिस्सा हुआ करता था, अब वो वहाँ से हट चुका है। तो इन 27 जो कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इस यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है ना, वो इस ब्रसेल्स में है जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट ग्रुप का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? ब्रसेल्स में है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक चीज़ और है, ये हमारे चैनल का दोस्तों पुराना नाम जो था वो एनिमेटो स्टडी था, अब हमने उसको चेंज करके प्रवीण एकेडमी सोशल साइंस एंड एनटीएससी रखा है, तो उसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो कि बेल्जियम में है। देखिए काफ़ी शानदार बना हुआ है ना। और यूरोपियन यूनियन हालांकि छोटे छोटे देशों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो भी देश उसमें मेंबर हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, काफ़ी पैसे वाले देश हैं दोस्तों। सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सभी यूरोपियन यूनियन के हिस्से हैं। और आप सब जानते हैं सभी ये सभी देश काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, है ना। तो यूरोपियन यूनियन इज़ अ वेरी पावरफुल यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट, इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो सबसे पहले मैं आपको इस इथनिक कंपोजिशन का मतलब समझाता हूँ कि इथनिक कंपोजिशन होता क्या है। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इथनिक का मतलब यहाँ पर अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज कॉल्ड एज
इथनिक। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? इथनिक मतलब क्या होता है? अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर इज कॉल्ड एज इथनिक। अब जैसे मान लेते हैं हमारे देश में कई सारे ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे अब हम बात करें यहाँ पर कि हिंदी बोलने वाले लोग, तमिल बोलने वाले लोग, तेलुगु बोलने वाले लोग, है ना, तो ऐसे कई सारे पर्टिकुलर लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इथनिक। क्या कहते हैं इनको? इथनिक। और जब इन सभी ग्रुप को हम मिला देंगे, मतलब हिंदी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, जब इन सभी ग्रुप्स को हम मिला देंगे तब इनको कहा जाता है इथनिक कंपोजिशन। ओके, सो आई होप आपको इथनिक कंपोजिशन का मतलब समझ में आया होगा। इथनिक मतलब एक ग्रुप दैट इज बेस्ड ऑन द शेयर्ड कल्चर एंड और स्पेसिफिक लैंग्वेज। एंड जब हम इन सभी ग्रुप्स को मिला देते हैं तब बनता है हमारा इथनिक कंपोजिशन। ओके, तो चलिए दोस्तों, एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम का है वो हम समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और द कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी, है ना। तो देखिए दोस्तों, इथनिक मतलब यहाँ पर जो है अगर कोई ग्रुप इथनिक एक पर्टिकुलर ग्रुप से आ रहा है तो वो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आता है, एक उनकी सोच होती है, एक उनकी यूनिटी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो एक ही देश को बिलोंग करे। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक वर्ल्ड, है ना, तो इस्लामिक एक जो रिलीजन है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से आता हो, वो सऊदी अरेबिया से भी आ सकता है, वो ईरान से भी आ सकता है ना। तो इस तरीके से दिस आर नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर नेशन, है ना, वो आउट ऑफ नेशन भी जा सकता है इथनिसिटी, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर देश तक ही स्टिक रहते हैं और हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? बेल्जियम की बात करेंगे दोस्तों। ओके, तो आप जानते हैं बेल्जियम जो है, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था, बेल्जियम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं यहाँ पर पार्ट 1, है ना, ये है इसका दूसरा हिस्सा और ये है दोस्तों इसका कैपिटल। ओके, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं और थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हमने कहा है फ्लेमिश रीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले को हम क्या कह रहे हैं? फ्लेमिश रीजन। नीचे वाले को हम कहते हैं, ये जो है नीचे वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे साउथ वाले हिस्से को वेलोनिया, है ना। ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? फ्लेमिश। और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? वेलोनिया। और जो इसका ये सेंटर में जो दिख रहा है ये दोस्तों इसका कैपिटल है। क्या है फ्रेंड्स? ये इसका कैपिटल, जिसको हम कहते हैं ब्रसेल्स। क्या कहते हैं इसको? ब्रसेल्स, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, टोटल बेसिकली 3 हिस्से हैं। ऊपर वाला हमारा फ्लेमिश, नीचे वाला हमारा वेलोनिया और बीच वाला जो ये आपको छोटा सा दिख रहा है ये है दोस्तों यहाँ का कैपिटल। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना, यहाँ से। अब ये जो एक छोटा सा और हिस्सा दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये फ्लेमिश रीजन है, यहाँ पर आप जो देखेंगे फ्लेमिश रीजन, यहाँ पर बेसिकली डच लोग रहते हैं जो डच भाषा में बात करते हैं। जैसे हमारे देश में भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारे भाषाओं में बात किया जाता है, वैसे ही जो बेल्जियम है वहाँ पर भी बेसिकली लोग 2-3 भाषाओं में बात करते हैं। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फ्लेमिश रीजन में डच भाषा में बात करने वाले लोग, क्योंकि पूरे देश में इनकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 59%, है ना। तो जो बेल्जियम में मेजोरिटी कम्युनिटी कौन होगा? ये 59% बोलने वाले डच कम्युनिटीज, है ना। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा ये वेलोनिया रीजन। तो वेलोनिया रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच भाषा में बात करने वाले लोग रहते हैं, जिनका टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन में कितना है? 40%, है ना। सो 59% वी आर हैविंग डच कम्युनिटीज दैट आर लिविंग इन दिस फ्लेमिश रीजन, ये वाले रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। और जो इसके नीचे वेलोनिया रीजन आता है उसमें 40% कौन रहते हैं? फ्रेंच भाषा में बात करने वाले। तो 40 प्लस 59 तो कितना हो गया? 99%। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 1%? सो द रिमेनिंग 1% यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, है ना। डच में कितने लोग रहते हैं? 59%। ये डच वाला एरिया जो है जिसको हम लोग फ्लेमिश बोलते हैं, इसमें 59% लोग रह रहे हैं। फ्रेंच वाला एरिया जिसको हम वेलोनिया बोलते हैं, ओके, वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं?
40% लोग रह रहे हैं, तो 59 प्लस 40 कितना हो गया, 99% हो गया। बट व्हाट अबाउट दिस रिमेनिंग 1%? सो दिस रिमेनिंग 1% लिव्स इन दिस एरिया, है ना। तो ये इनको कहा जाता है दोस्तों जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज। क्या कहा जाता है इनको? जर्मन स्पीकिंग, है ना। तो यहाँ पर कौन रहते हैं? जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज रहते हैं, जिनका परसेंटेज कितना है, 1%, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे 59 हो गया यहाँ पर, 40 हो गया यहाँ पर, और 1% यहाँ पर। तो 59 प्लस 40 इज इक्वल टू 99 प्लस 1 100%, है ना। आई होप द पिक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो हो गया पूरे देश का कंपोजिशन, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल का कंपोजिशन अलग है। कैपिटल में पिक्चर बिल्कुल उल्टा है दोस्तों, अपोजिट है। कैपिटल में अगर आप देखेंगे पूरे देश में कौन मेजोरिटी में है? पूरे देश में डच लोग मेजोरिटी में है 59% के साथ में। लेकिन जो कैपिटल है वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी में आ जा रहे हैं। इनका जो परसेंटेज है दोस्तों फ्रेंच का वो है 80%। कितना है? 80% फ्रेंच का पॉपुलेशन है कहाँ पर? कैपिटल में दोस्तों, है ना। और डच का जो परसेंटेज है वो है मात्र 20%। ओके, सो फ्रेंच आर हैविंग 20% वेरस डच आर हैविंग जस्ट फ्रेंच आर हैविंग 80%, सॉरी, है ना। और डच का पॉपुलेशन कितना है? मात्र 20%। तो इस तरीके से कैपिटल में फ्रेंच लोगों का कंप्लीट मेजोरिटी है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे देश में डच लोगों का मेजोरिटी है, लेकिन जो वहाँ का कैपिटल है ब्राज़ील, वहाँ पर फ्रेंच लोगों का मेजोरिटी है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको याद रखना है, आगे काफ़ी इम्पॉर्टेंट काम आएगा। जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। कैपिटल में 80% फ्रेंच है और 20% डच लोग हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको प्रॉब्लम बताना चाहूँगा कि अभी तक तो मैंने जो बेल्जियम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया, कहाँ पर लोकेटेड है, कितना पॉपुलेशन है ना, ये सभी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताया है। दूसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो ये है कि यहाँ का प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम मैं बताने से पहले एक यहाँ पर और आपको बता देना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों यहाँ पर ना बेल्जियम में 4 इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, है ना। 4 इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना सही रहेगा। 4 इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मैं उसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों। ओके, तो ये आप देखिएगा यहाँ जो है ना ऊपर में आता है नीदरलैंड। कौन सा देश आता है दोस्तों? नीदरलैंड। ओके, यस, नीदरलैंड इज ऑन द टॉप। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले इलाके में आएगा आपका फ्रेंच। कौन आएगा? फ्रांस, है ना। नीदरलैंड और फ्रांस। इधर इस वाले एरिया में आएगा जर्मनी। कौन सा एरिया आएगा? जर्मनी। और इधर जो आता है वो आएगा दोस्तों लग्जमबर्ग। कौन आएगा? लग्जमबर्ग। ओके, तो इस तरीके से इसके 4 नेबरिंग कंट्रीज हैं। ऑन टॉप वी हैव नीदरलैंड, on this south west we have France, in the south area we have Luxembourg, and in the east area we have Germans। तो चूंकि जर्मन्स इस एरिया में आ रहे हैं इसीलिए यहाँ से जो लोग हैं 1% वो है जर्मन कम्युनिटी के। यहाँ मैंने बताया था ना 1% कौन है? जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। तो ये जर्मनी से ही माइग्रेट करके आ जाते हैं। नीदरलैंड में यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली जो है वो डच लोग रहते हैं, है ना, नीदरलैंड में। ओके, तो यहीं से ये डच लोग जो है ये नॉर्थ हिस्से में आ जाते हैं। फ्रांस यहाँ पर है चूंकि, तो फ्रांस से ही फ्रेंच लोग इस वाले इलाके में चले जाते हैं। और लग्जमबर्ग तो काफ़ी छोटा सा देश है तो उनका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है। और एक मैं और आपको बताना चाहूँगा हिस्ट्री से। पहले दोस्तों ये जो पूरा बेल्जियम था वो फ्रांस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ये डिवाइड होके एक अलग देश बन गया। जैसे पहले बांग्लादेश हमारे देश में आता था ना, फिर एक अलग कंट्री बन गया, उसी तरीके से ये भी है। तो आई होप डच लोग नॉर्थ में ही क्यों रहते हैं, फ्रेंच लोग साउथ में ही क्यों रहते हैं, जर्मन लोग यहीं पर क्यों रहते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसका आंसर है क्योंकि इनके नेबरिंग कंट्रीज से लोग यहाँ पर बेसिकली माइग्रेट करके बस गए हैं, है ना। यस, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बता रहा था कि इतना सभी चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया यहाँ पर का, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम इस केस स्टडी को समझना चाह रहे हैं, क्या यहाँ का मेन प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों, पूरे देश की अगर हम बात करें तो डच लोग जो है वो मेजोरिटी में है। कौन है? डच लोग मेजोरिटी में है। लेकिन दोस्तों यहाँ के जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो काफ़ी गरीब है, बल्कि जबकि जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो काफ़ी अमीर है, काफ़ी रईस है ना। तो यही प्रॉब्लम था यहाँ का
कि जो डच लोगों के पास में मेजोरिटी थी लेकिन फिर भी वो गरीब थे, और फ्रेंच लोग माइनॉरिटी में थे फिर भी ये काफ़ी अमीर थे। तो एक होता है ना सेंस ऑफ एक डिस्कम्फर्ट कि भाई हमारा संख्या ज़्यादा है तो हम भी ज़्यादा पैसा हमारे पास में होना चाहिए, लेकिन वैसा फ्रांस में नहीं था। इसलिए जो डच कम्युनिटीज़ था, ये जो डच कम्युनिटीज़ था ये काफ़ी यहाँ पर जो है वो बोलना चाहिए कि अनहैप्पी था, काफ़ी उदास था, उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं था दोस्तों, है ना। तो इस वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, जो फ्रेंच और डच कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा, जो कि 1950 वाले डेकेड से स्टार्ट होकर 1960s तक पूरा चलता है ना। और काफ़ी ज़्यादा बात बढ़ने से पहले ही ये लोग समझ जाते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है ना। तो इस वजह से इन्होंने आपस में हाथ मिलाया और इन्होंने ये डिसाइड किया कि लड़ाई झगड़े करने की बजाय हमको आपस में बैठकर बातचीत करके समाधान करना चाहिए। और इन्होंने वैसा ही किया। इन्होंने लगभग 23 ईयर्स तक लगातार कम्युनिकेशन और डिस्कशन करते रहे, फ्रॉम 1970 टू 1993, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सभी डिस्कशन करने के बाद में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 चेंजेस किए, 4 अमेंडमेंट्स किए, है ना। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स दे हैव डन? 4 अमेंडमेंट्स दे हैव डन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। 4 अमेंडमेंट करते हैं और इन चारों अमेंडमेंट्स को हम देखेंगे वन बाय वन। ये है दोस्तों पहला अमेंडमेंट, ये है दूसरा और ये है तीसरा अमेंडमेंट, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, तो पहला यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जैसे कि हमारे देश में होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट होता है, वैसे ही फ्रांस में भी था। तो फ्रांस में क्या था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट था, फिर स्टेट गवर्नमेंट था, फिर कैपिटल गवर्नमेंट था, फिर एक और स्पेशल गवर्नमेंट आएगा जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैपिटल गवर्नमेंट। तो कैपिटल गवर्नमेंट में ये प्रोविजन किया गया था कि जो फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनकी संख्या क्या होगी दोस्तों, इक्वल होगी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी, बराबर होगी, है ना। उसके बाद में कैपिटल गवर्नमेंट, जो ब्राजील्स का गवर्नमेंट है, वहाँ भी फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ की जो संख्या है, जो नंबर है, वो भी क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। जो ये वाला पॉइंट है, दैट इज एसजी स्टैंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ सीजी। सीजी मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है पपेट। क्या होता है, पपेट। इसका मतलब ये है कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया, अगर आप हमेशा उनके कहे अकॉर्डिंग करते रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद चॉइस नहीं ले पा रहा है, अपना खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट पपेट गवर्नमेंट है, ओके। लेकिन यहां पर बेल्जियम के केस में ऐसा नहीं था दोस्तों। बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट को अलग फंक्शनैलिटी थी। तो वो सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पपेट गवर्नमेंट नहीं था, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट चॉइस ले सकता था, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता था दोस्तों। इसीलिए यहां पर हमने लिखा है स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में पपेट नहीं है, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जो पहला यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। मतलब एक कम्युनिटी अकेले डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकती, दोनों ही कम्युनिटीज को मिलकर डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी डिसीजन हो पाएगा। सेकेंड भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए अब स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है और वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पपेट नहीं है। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैं आपको अभी तक यहाँ पर समझा रहा था। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना अब खुद का पावर है और वो अपना चॉइस और डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, ब्राजील हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर चूंकि मैंने कैपिटल की भी बात आपको बताई थी, तो दोनों ही कम्युनिटीज का वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। बोथ कम्युनिटीज मीन्स डच एंड फ्रेंच बोथ, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों,
दोनों ही कम्युनिटीज़ ने क्यों इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया? क्योंकि देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वहाँ भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों का मेजोरिटी था तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए कैपिटल में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वहाँ फ्रेंच लोगों का मेजोरिटी था, है ना। तो दोनों ने बहुत शानदार एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, और दोनों ने ही इक्वालिटी को फॉलो किया कि इक्वालिटी रहेगी बिटवीन डच एंड फ्रेंच इन बोथ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज कैपिटल गवर्नमेंट। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब यहाँ ये जो बच्ची है फिर से कंफ्यूज हो गई है ना। इसका चलिए हम नाम रख देते हैं लाडो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडो जो है वो खुद फिर से कंफ्यूज हो गई है। यहाँ वो पूछ रही है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, है ना। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा सॉल्यूशन है कि एक मिनिस्टर इस कम्युनिटी से, एक मिनिस्टर डच कम्युनिटी से, एक मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी से। इससे अच्छा तो हमारे देश का सिस्टम है कि हमारे देश में मिनिस्टर्स का कोई जात या कोई धर्म ऐसा हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। जो कैपेबल होगा, जिसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, वो हमारे देश का मिनिस्टर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, आई एम ग्लैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर विल कम फ्रॉम विच कम्युनिटी, है ना। तो ये काफ़ी अच्छे से ये जो है इंटरप्रिटेशन कर रही हैं, और वाकई में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, है ना। लास्ट में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छे से आप लोग इसका आंसर करिएगा। अभी तक हमने 3 अमेंडमेंट्स देख लिए हैं। मैंने चूंकि आपको शुरू में ही बताया था कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अमेंडमेंट होगा, 4 अमेंडमेंट होगा, 4 अमेंडमेंट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो चौथा अमेंडमेंट है दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी तक सिर्फ हमने डच फ्रेंच देखा है, बट 1% जो लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ भी हैं, और अगर वहाँ का पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो उसका 1% लगभग 1 लाख होता है। तो क्या हम 1 लाख जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों, है ना। तो इसीलिए उनको भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इस पूरे सिस्टम में उन्होंने एक नया गवर्नमेंट बनाया जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आता ही है ना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ था, तीनों ही कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें मेंबर थे, दैट इज़ फ्रेंच, डच एंड जर्मन, तीनों ही कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पर थे। और ये जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इंक्लूडेड डच, फ्रेंच एंड जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये किसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते थे? कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, है ना। तो जो कल्चर था, एजुकेशन था, लैंग्वेज था, उससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेता था? ये कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजन लेता था दोस्तों। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम में कितने ज़बरदस्त तरीके से इक्वालिटी मेंटेन करने का कोशिश किया गया था, कोई भी कम्युनिटी ना छूट जाए, इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोविजन किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऐसा ही कुछ सिस्टम हमारे देश में होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो वो क्या है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएंगे दोस्तों, है ना। अब उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है एक और क्वेश्चन, जो विल दे फाइट अगेन आफ्टर ऑल दिस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है दोस्तों, वो फाइट करेंगे क्या इतने सारे चेंजेस करने के बाद में? तो इसका आंसर है नो। अब ये दोस्तों फाइट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब आ चुका है बेल्जियम में इक्वालिटी। क्या आ चुका है दोस्तों? बेल्जियम में इक्वालिटी आ चुका है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बताना चाहूँगा। ये जो पूरा टॉपिक मैंने आपको समझाया 4 अमेंडमेंट्स वाला, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5 स्टार में कैलकुलेट करिएगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? अकोमोडेशन। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो इन चारों ही अमेंडमेंट्स को आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, देखना है ना, और प्रैक्टिस करना है लिख कर। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आपने अपने नोट्स में इसको 5 स्टार नोट कर लिया होगा। और ये मेरा विशेष रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी आप क्लास अटेंड करें तो एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें, ताकि इन सभी चीज़ों को आप उसमें नोट डाउन करते चलें, है ना।
वैसे ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इसके जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रवीण एकेडमी एसएसटी एंड एनटीएससी, है ना। तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है ना, जो कि ये बच्चा जो है ओके वो पूछ रहा है। सो इनका जो क्वेश्चन है, इनका जो पर्टिकुलर थिंग है वो देख लेते हैं। सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, साउंड्स ऑड, लेट मी थिंक। तो ये अभी यहाँ पर सोच रहे हैं, तो आप भी सोचिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जामिनेशन का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है कि कैसे पावर शेयरिंग करने से कंट्री और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। हाउ द कंट्रीज हाउ द कंट्री बिकम्स मोर पावरफुल आफ्टर शेयरिंग दी पावर। तो ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, सोचिएगा, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, है ना। तो ये रहा पूरा बेल्जियम का केस स्टडी। इसमें मैंने आपको पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया, कहाँ रहता है, कितना पॉपुलेशन है, कौन कौन से लोग रहते हैं, एथनिक कंपोजिशन क्या था, है ना, कैसे क्या प्रॉब्लम था वहाँ का, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, अकोमोडेशन जो पॉलिसी थी 4 उन्होंने जो चेंजेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। लास्ट में मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्पेशली वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे जिसको अकोमोडेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया था 4 पार्ट्स में होगा ये पूरा चैप्टर, तो हमारा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सेकंड है उसमें हम समझेंगे श्रीलंका का केस स्टडी, और श्रीलंका का हम देखेंगे कि कैसे वहाँ पर पावर शेयरिंग होता है कि नहीं होता, क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे वहाँ का सॉल्यूशन होगा। ये सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।